इस दोबा में एक पूरी तरह से बंजर जगह थी। धूल से भरी मिट्टी, अत्यधिक गर्मी, यहाँ तक कि पानी भी नहीं था। चारों तरफ रेगिस्तान था। वर्तमान में यह एक ऐसी जगह बन गई है जिसने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। जहां पानी नहीं था, अब वहां प्रतिवर्ष 128 अरब इंपीरियल गैलन पानी आसानी से उपलब्ध होता है। बड़े बड़े फव्वारे और नहरें तेजी से बन रही हैं। जहां पहले रेत थी, आज वहां विश्व स्तरीय सड़कें वे यह सब करने में सक्षम हुए। लेकिन ऐसा नहीं है। केवल 1% उनके जीडीपी का तेल से आता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, यह सब कैसे हुआ और क्यों अन्य देश ऐसा नहीं कर पाए? इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। इसे चर्चा करने से पहले चलिए देखते हैं दुबई कहां स्थित है। जब आप भारत से पश्चिम की ओर जाते हैं तो आपको यूएई दिखाई देगा, संयुक्त अरब अमीरात। वास्तव में 7 विभिन्न राजाओं ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे एक देश बनाएंगे जिसे बाद में यूएई कहा गया। ये 7 राज्य हैं जिनमें कभी-कभी शहरों और राज्यों के बीच भ्रम होता है, क्योंकि इन राज्यों और शहरों के नाम समान होते हैं। उदाहरण के लिए दुबई राज्य को दुबई का अमीरात कहा जाता है और इस दुबई के अमीरात में दुबई शहर है। इसी तरह अबू धाबी का शहर अबू धाबी के अमीरात में है। हर देश की तरह यूएई का भी एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री होता है, लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन होगा यह अलग तरीके से तय होता है। इन 7 राज्यों ने मिलकर निर्णय लिया, अबू धाबी का राजा हमेशा राष्ट्रपति होगा और दुबई का राजा हमेशा प्रधानमंत्री होगा। इसलिए आप देखते हैं कि यूएई में शक्ति अबू धाबी और दुबई में ही केंद्रित रहती है। यही कारण है कि यूएई एक ऐसा देश है जहां एक ओर आप ऐसी तस्वीरें देखते हैं और दूसरी ओर उसी देश में ऐसी तस्वीरें भी देखते हैं। देखिए कौन कौन से कारण हैं कि दुबई इतनी विशिष्ट स्थिति में पहुंचा है। इसे समझने के लिए हमें अतीत को थोड़ा देखना होगा। अगर हम वर्ष 1820 की बात करें तो इस क्षेत्र में कुछ नहीं था। विभिन्न राजा यानी शेख अपने अपने क्षेत्रों पर शासन करते थे और इस क्षेत्र को शेखड़म कहा जाता था। और जिस क्षेत्र में दुबई है वह मछुआरों का गांव कहलाता था, जो अबू धाबी सल्तनत के अंतर्गत आता था। 1833 में शेख मखदूम बिन ने इसे अबू धाबी से अलग किया और एक अलग राज्य बनाया। उन्हें दुबई का संस्थापक भी कहा जाता है। जो अभी भी दुबई पर शासन कर रहे हैं वे इसी परिवार से हैं। अब कुछ समय बाद 1870 में ब्रिटिश जो पूरी दुनिया पर शासन कर रहे थे, वे इस क्षेत्र का उपयोग लंदन से बॉम्बे जाने के लिए कर रहे थे। लेकिन इस क्षेत्र में ब्रिटिशों के साथ लूटपाट होती थी। इसलिए ब्रिटिशों ने इस शेखड़म क्षेत्र में, जिसमें दुबई और अबू धाबी शामिल थे, उनसे बात की और एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जहां उन्होंने सुरक्षा के लिए सहमति व्यक्त की ताकि उन्हें आगे कोई समस्या न हो। इसके बाद इस क्षेत्र का नाम बदलकर ट्रूसियल राज्य कर दिया गया। बाद में दुबई को भी ट्रूसियल राज्य के हिस्से के रूप में गिना जाने लगा। बाद में रूस और फ्रांस ने इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू किया। तब इन ट्रूसियल राज्यों को ब्रिटिश सेना द्वारा सुरक्षित किया गया और इन राज्यों के सभी विदेशी मामलों की देखभाल ब्रिटिश द्वारा की गई। लेकिन ब्रिटिशों ने यहां कुछ भी विकसित नहीं किया, क्योंकि ट्रूसियल राज्य ब्रिटिश के लिए सिर्फ एक क्रॉसिंग पॉइंट था और चारों ओर रेगिस्तान था। इसलिए यहां उन्हें कोई लाभ नहीं था। उस समय दुबई का क्षेत्र मछली पकड़ने से अधिक मोती के व्यापार के लिए लोकप्रिय था, लेकिन दुबई अभी भी एक गांव के रूप में जाना जाता था। लेकिन दुबई की किस्मत 1958 में बदल गई, जब शेख राशिद बिन सईद दुबई के शासक बने।
उन्होंने दुबई को एक गांव से एक चमकते हुए शहर में बदल दिया। उन्होंने 1929 में यूरोप की यात्रा की और वे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने वहां से आते ही यह निर्णय लिया कि वे दुबई को एक व्यापारिक, परिवहन और वित्तीय केंद्र बनाएंगे जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होगा। दुबई फारस की खाड़ी में स्थित है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और कतर के बीच। इसके अलावा यह मार्ग एशिया, अफ्रीका और यूरोप को भी जोड़ता है। दुबई की रणनीतिक स्थिति बहुत अच्छी थी। इसे ध्यान में रखते हुए शेख राशिद, जिनके पास पहले से ही प्राकृतिक दुबई खाड़ी थी जिसमें छोटी नावें फिट हो सकती थीं लेकिन बड़ी नहीं, शेख राशिद ने इसे गहरा और चौड़ा कर दिया ताकि बड़ी नावें भी यहां आ सकें और यह केवल छोटी नावों तक सीमित न रहे। इसके लिए उन्होंने सारी धनराशि निवेश की और उन्होंने एक ऋण भी लिया जो एक बड़ा जोखिम था और इसके लिए शेख राशिद को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। कोई भी उनके योजना को समझ नहीं सका, लेकिन यह एक बड़ी सफलता साबित हुई क्योंकि इस वजह से दुबई में बड़ी नावें आने लगीं। इसके कारण दुबई के पास का बाजार काफी अच्छा चलने लगा। शेख राशिद यहां नहीं रुके, उन्होंने इस क्षेत्र में एक हवाई अड्डा बनाया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी पैसा खर्च किया। जो भी पैसा आ रहा था वह इन सभी चीजों में लगा रहे थे। इसके लिए उन्हें हर जगह आलोचना का सामना करना पड़ा क्योंकि इस परियोजना के लिए पैसा बहुत अधिक लग रहा था और यह उनके लिए भी एक संघर्ष था। अब 1966 में दुबई में तेल मिला, लेकिन यह उनके पड़ोसी देशों की तुलना में बहुत कम निकला। शेख राशिद ने माना कि यह तेल लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसलिए तेल से कमाया गया पैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया गया। उन्होंने उस समय एक लाइन कही थी जो आज भी प्रसिद्ध है, मेरे दादा और पिता दोनों ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूं। मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका भविष्य का बेटा फिर से ऊंट पर सवार होगा। इसलिए वह दुबई को एक ऐसा शहर बनाना चाहते हैं जो तेल पर निर्भर ना हो। जब शेख राशिद दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे, उसी समय दुबई में कई अन्य चीजें भी हो रही थीं, जैसे दुबई को ब्रिटिश से स्वतंत्रता मिली। ब्रिटिशों ने दुबई को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखने के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ रहा था। इसलिए ब्रिटिशों ने 1949 किए में दुबई को छोड़ दिया और दिसंबर 1971 में सभी राज्य एक हो गए। रस अल खैमा राज्य एक साल बाद उनके साथ जुड़ गया। ये 7 राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं। अब दुबई अपने आप में एक राज्य था, लेकिन यह यूएई के रूप में एक देश का प्रतिनिधित्व करता था। देखिए, जब भी नावें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, उन्हें ईंधन भरने, लोडिंग और अनलोडिंग के लिए बंदरगाहों की आवश्यकता होती है और दुबई की स्थिति ऐसी थी कि कई नावों को यहां से गुजरना पड़ता था और शेख राशिद ने उस समय इस बात के महत्व को समझा और उन्होंने पोर्ट राशिद बनाया। इस बंदरगाह के कारण नावें वहां रुकने लगीं और जब एक नाव रुकती है तो वहां हमेशा वाणिज्यिक गतिविधियां बड़े स्तर पर होती हैं। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, एक हाईवे एक गांव से गुजरता है और ग्रामीण उस गांव में सब कुछ उपलब्ध कराते हैं, तो उस गांव की वाणिज्यिक गतिविधि बहुत बढ़ जाएगी। बंदरगाहों के साथ यही हुआ। पोर्ट राशिद 1972 में बना और इसकी सफलता को देखते हुए 1969 में एक और पोर्ट जेबेल अली बनाया गया। उस समय इसे बनाया गया था, लेकिन आज भी यह पूरे मध्य पूर्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जबकि इन सभी चीजों का निर्माण चल रहा था। दुबई ड्राई डॉक्स जहाजों की मरम्मत के लिए बनाया गया और यहां से दुबई के अमीरात ने चमकना शुरू कर दिया। जब बाकी देशों ने तेल के पैसे से बड़े बड़े महल बनाना शुरू किया, उस समय शेख राशिद का सोच पूरी तरह से अलग था। इसके बाद एक ऐसा कदम उठाया गया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब दुबई में सभी बंदरगाह तैयार हो गए थे और कई जहाज आ रहे थे, तो शेख राशिद ने बंदरगाहों पर कर बढ़ाने के बजाय यह घोषणा की कि दुबई का बंदरगाह जाबिल अली कमर्शियल फ्री जोन होगा। इसका मतलब था
कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को कोई कर नहीं देना पड़ेगा और पूरा क्षेत्र कर मुक्त जोन घोषित कर दिया गया। इसके साथ आयात शुल्क, निर्यात शुल्क, निर्माण कर सभी हटा दिए गए। शेख राशिद का यह कदम एक गेम चेंजर साबित हुआ। अब कई कारणों से इस मार्ग को हर कोई पसंद करने लगा और दुबई की जीडीपी का लगभग 24% इससे आने लगा। अब दुबई तेजी से एक बड़े शहर के रूप में बदलने लगा, जिसके लिए पूरा श्रेय शेख राशिद और उनके साहसी निर्णयों को जाता है। उस समय उनका सोच आज भी कई नेताओं को ऐसा साहसी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर करता है। दुबई के विकास के लिए वहां कई कुशल विदेशी बुलाए गए, क्योंकि उन्हें पता था कि देश की वृद्धि तभी संभव है जब देशवासी कुशल हों। लोगों में विकास की भूख होनी चाहिए। दुबई की कहानी सच में एक प्रेरणा है। यहाँ के शासकों ने जिस तरह से अपने संसाधनों का उपयोग करके एक रेगिस्तान को एक चमकते शहर में बदल दिया, वह वास्तव में अद्वितीय है। शेख राशिद के साहसिक निर्णयों और उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण ने दुबई को एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र बना दिया। और यह सब केवल तेल पर निर्भर नहीं था। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए, वे वास्तव में काबिले तारीफ हैं। दुबई के विकास की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके पास सही दृष्टिकोण और साहस है, तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। दुबई की भौगोलिक स्थिति भी इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फारस की खाड़ी के किनारे स्थित दुबई एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। यह रणनीतिक स्थिति दुबई को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनने में मदद करती है। इसके अलावा यूएई के राजनीतिक ढांचे ने भी दुबई के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 7 राज्यों के संघ ने एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाई है, जो दुबई के विकास को समर्थन देती है। अबू धाबी और दुबई के राजाओं के बीच शक्ति का संतुलन भी इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुबई का इतिहास भी इसके विकास की कहानी को समझने में महत्वपूर्ण है। 1820 में इस क्षेत्र में कुछ नहीं था और यह मछुआरों का गांव कहलाता था। 1833 में शेख मखदूम बिन ने इसे अबू धाबी से अलग किया और दुबई का राज्य बनाया। 1958 में शेख राशिद बिन सईद के शासनकाल में दुबई की किस्मत बदल गई। उन्होंने दुबई को एक गांव से एक चमकते हुए शहर में बदल दिया। 1966 में दुबई में तेल मिला, लेकिन यह बहुत कम मात्रा में था। शेख राशिद ने तेल से कमाए गए पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया। उन्होंने पोर्ट राशिद और जेबेल अली पोर्ट बनाए, जो दुबई के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुए। दुबई की यह यात्रा वास्तव में प्रेरणादायक है और यह हमें यह सिखाती है कि अगर आपके पास सही दृष्टिकोण और साहस है, तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum had a vision that transformed Dubai from a small trading post into a global city. His foresight and determination laid the foundation for the modern metropolis we see today. He believed in investing in infrastructure, education, and healthcare, which were crucial for the city's growth. His leadership and innovative thinking were instrumental in shaping Dubai's future. Dubai's strategic developments have been pivotal in transforming the city into a global hub. From infrastructure to policy making, each step was meticulously planned to ensure sustainable growth and international appeal. The vision was clear: to create a city that not only thrives economically but also offers an unparalleled quality of life. Port Rashid, inaugurated in 1972, marked the beginning of Dubai's maritime prowess. It quickly became a key player in the region's trade network. But the real game changer was Jebel Ali Port, established in 1979. With its state-of-the-art facilities, Jebel Ali is now one of the busiest ports in the world, handling millions of containers annually.
The establishment of the Jebel Ali Free Zone in 1985 was a masterstroke. Offering tax incentives and full foreign ownership, it attracted businesses from around the globe. Today, it hosts over 7,000 companies, contributing significantly to Dubai's economy and reinforcing its status as a commercial powerhouse. Modern Dubai is a testament to visionary leadership and relentless ambition. Skyscrapers like the Burj Khalifa pierce the sky, while luxury resorts and shopping malls redefine opulence. The city has seamlessly blended tradition with innovation, creating a unique cultural tapestry that continues to captivate the world. उस समय एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। कराची का हवाई अड्डा पाकिस्तान में एक बड़ा और व्यस्त हवाई अड्डा हुआ करता था, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति आदर्श थी। अमेरिका से ब्रिटिश एयरवेज तक सब कुछ पाकिस्तान के रास्ते गुजरता था। इसके कारण पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बहुत बड़ी हो गई थी। शेख राशिद चाहते थे कि इस चीज को दुबई के माध्यम से मार्गित किया जाए, क्योंकि दुबई की स्थिति भी आदर्श थी। उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास किए। रेट्स रखा गया। उन्होंने पाकिस्तान को अतिरिक्त पैसा दिया और विमानों की खरीदारी शुरू की, और धीरे धीरे उन्होंने पाकिस्तान का पूरा व्यापार दुबई की ओर मोड़ दिया, और दुबई एयरलाइंस ने सभी अन्य एयरलाइंस को पछाड़ दिया। दुबई सरकार ने एयर एमिरेट्स को वित्तीय सहायता प्रदान की। एयर एमिरेट्स से कर पूरी तरह हटा दिए गए, ताकि यह प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे रहे। उनकी सरकार उनसे कर एकत्र करती थी और उन्हें सभी खर्चे अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता था। एयर एमिरेट्स ने वहां सभी को पीछे छोड़ दिया, और बाद में यह दुनिया भर की सभी एयरलाइंस को पीछे छोड़ दिया। अगर आपने दुबई का दौरा किया है तो आपने देखा होगा कि दुबई को सामान्यतः अत्यधिक धार्मिक लोगों का देश माना जाता है। इसके बावजूद विदेशी लोगों के लिए वहां बहुत अधिक प्रतिबंध नहीं है। दुबई को इस तरह बनाया गया है कि किसी भी देश से कोई भी व्यक्ति यहां बिना किसी झिझक के आ सकता है, और जब वे आते हैं तो वे बार बार आना चाहते हैं, और दुबई इससे अधिकतम पैसा कमा सकता है। यही सोच है जिसे हम देखते हैं, और शेख राशिद ने इसी सोच की नींव रखी। जब दुनिया भर से जहाज दुबई आ रहे थे तो उन्हें पता था कि लोग यहां भी आएंगे। आगंतुकों को आरामदायक महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है। पड़ोसी देशों की तुलना में दुबई में बहुत खुले नियम और विनियम हैं, और उनके बेटे ने इस सोच की विरासत को आगे बढ़ाया है। जल्द ही पूरे विश्व से लोग यहां आने लगे, बंदरगाहों और व्यापार के कारण। इससे शेख राशिद ने सोचा, मुझे इन लोगों को और सुविधाएं देनी चाहिए ताकि वे दुबई में अधिक समय तक रह सकें, और यहीं से दुबई को एक पर्यटन स्थल बनाने की यात्रा शुरू होती है। जो चीजें बंदरगाहों के साथ शुरू हुई थीं, वे अब पर्यटन स्थल की ओर बढ़ रही थीं। अब दुबई में बड़े बड़े भवन और होटल बनाकर दुबई को एक पर्यटन स्थल बनाने का काम शुरू हुआ। उस समय दुबई में कई भव्य होटल बने, और दुबई का होटल क्षेत्र तेजी से फलने फूलने लगा। अब तक दुबई केवल उन लोगों से कमा रहा था जो जहाज से आ रहे थे, लेकिन 1990 में शेख राशिद ने प्रयास किया कि पूरी दुनिया से लोग पर्यटन के लिए दुबई आएं, ताकि दुबई अधिक प्रगति कर सके। लेकिन लोग दुबई नहीं आ रहे थे, होटल और सभी अन्य सुविधाओं के बावजूद। इसे हल करने के लिए दुबई ने अपनी पर्यटन में एक और चीज जोड़ी, वह थी ग्लैमर। दुनिया में जो भी चीजें प्रसिद्ध या लोकप्रिय थीं, उन्हें बड़े स्तर पर लाकर दुबई में लाया गया। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया। यह उस समय दुनिया का सबसे ऊंचा होटल था। इसे एक कृत्रिम द्वीप पर बनाया गया।
लेकिन इस होटल को ठीक से चालू होने से पहले ही शेख राशिद उसी वर्ष निधन हो गए और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद ने राजा बन गए। शेख मोहम्मद भी अपने पिता की तरह थे। उन्होंने अपने पिता के सपने को और भी तेजी से पूरा किया और बुर्ज अल अरब होटल का उद्घाटन दिसंबर 1999 में हुआ। यह होटल उस समय का सबसे भव्य और सबसे महंगा होटल था। यह उस समय दुनिया का एकमात्र 7 सितारा होटल था। इस होटल में मेहमानों के लिए एक निजी समुद्र तट था और उनके पास अपना अलग हेलीपैड था। दुबई ने ऐसे भवनों के साथ पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। राजा शेख मोहम्मद डैनियल बर्नहैम से बहुत प्रभावित थे। डैनियल एक अमेरिकी वास्तुकार थे जिन्होंने आधुनिक शिकागो का डिजाइन किया था। उन्होंने विश्वास किया कि अगर किसी शहर को दुनिया को आश्चर्यचकित करना है तो मामूली परियोजनाएं इस उद्देश्य में मदद नहीं करेंगी, क्योंकि कोई भी ऐसे परियोजनाओं के बारे में नहीं पूछेगा और न ही शहर पर ध्यान देगा। इसलिए यदि कोई शहर खुद को सबसे आगे रखना चाहता है तो उन्हें विशाल परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ना होगा। और इसी सोच के साथ दुबई में सब कुछ बड़े पैमाने पर बनने लगा। रेत पर, जहां एक कमरे का बनाना भी लगभग असंभव था, सभी सबसे अच्छे वास्तुविदों को वहां बुलाया गया और रेत पर कई इमारतें बनाई गईं। पूरा शहर समुद्र के अंदर मिट्टी भरकर बनाया गया। इसे केवल सपनों में ही कल्पना की जा सकती थी, लेकिन दुबई ने रेगिस्तान में कई द्वीप बनाए जहां इस निर्माण के लिए पानी की हमेशा बड़ी आवश्यकता थी। इसके लिए ऐसा जल प्रबंधन प्रणाली लाई गई जो समुद्री पानी को पीने योग्य बना सके, और पानी की समस्या भी हल हो गई। उनके पास पहले से ही कर मुक्त बंदरगाह थे। इसके साथ साथ उन्होंने पूरे देश को कर मुक्त बना दिया। व्यक्तियों और व्यवसायियों को दुबई में कोई कर नहीं देना पड़ता। साधारण लोगों और व्यवसायियों से कर लेने के बजाय उन्होंने तेल निर्यात, पर्यटन और व्यापार से अर्जित पैसे का उपयोग किया। इसके कारण दुनिया भर के सभी अमीर लोगों ने अपना व्यवसाय और मुख्यालय दुबई में स्थानांतरित कर दिया। अब पर्यटन और व्यापार के कारण कई लोग दुबई आ गए हैं। लगभग 35 लाख लोग दुबई में रहते हैं, जिनमें से अमीराती स्थायी नागरिक केवल 3 लाख हैं। हालांकि अधिक विदेशी लोग दुबई में रहते हैं, लेकिन दुबई विदेशी लोगों को नागरिकता नहीं देता। दुबई के नागरिक केवल अरबियन हो सकते हैं जो 1925 से पहले बस चुके थे या जिनके माता पिता अमीराती हैं। अमीराती का मतलब है यूएई का नागरिक, और उनके नियमों के अनुसार केवल एक अमीराती से शादी करके आप नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। केवल महिलाएं इस तरीके से नागरिकता प्राप्त कर सकती हैं, शादी के 7 साल बाद और एक बच्चे के जन्म के बाद। अगर आपके पास बच्चा नहीं है तो शादी के 10 साल बाद ही नागरिकता मिलेगी। पुरुषों के पास शादी के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का विकल्प नहीं है, लेकिन एक तरीका है जिससे विदेशी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई कलाकार, वैज्ञानिक या डॉक्टर दुबई से नहीं है, जिसके पास कम से कम 10 साल का अनुभव हो, जिसने कोई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया हो, या आप एक प्रतिष्ठित निवेशक हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, तो दुबई ऐसी स्थिति में विदेशी नागरिकता प्रदान करता है। लेकिन इसके बाद भी उन्हें मतदान के अधिकार नहीं मिलते हैं। दुबई की नागरिकता के कई लाभ हैं। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल, आवास भत्ता, जीवन यापन भत्ता, सभी ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह एक प्रकार की मासिक आय है, और यदि आप किसी निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको 1,50,000 रुपए का टॉपअप भी मिलता है। यदि आपके पास भूमि नहीं है तो आप सरकार से अनुरोध कर सकते हैं कि आप भूमि चाहते हैं, और आप भूमि प्राप्त भी कर सकते हैं। दुबई के नागरिकों को कई नौकरी प्राथमिकताएं और सब्सिडी मिलती हैं। एक अमीराती नागरिक जन्म के साथ ही करोड़पति बन जाता है बिना कुछ किए। ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि दुबई के नागरिक खुश रहें। क्योंकि अगर नागरिक खुश नहीं होते तो लोग लोकतंत्र के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। 2011 में पूरे मध्य पूर्व में प्रदर्शन हुए, लेकिन दुबई में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ क्योंकि दुबई के नागरिक इस प्रणाली को बदलना नहीं चाहते। देखिए, दुबई एक तानाशाही इस्लामी राज्य है जहां उनके नागरिक बहुत खुश हैं, लेकिन दुबई की यात्रा हर किसी के लिए खुशहाल नहीं है।
बहुत कम श्रमिक थे जो इतनी कम समय में दुबई को बना रहे थे, और ये सभी श्रमिक दुबई के नागरिक नहीं हैं, बल्कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस से हैं। उनके काम करने की परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, वेतन कम है और कई मामलों में नियोक्ता उनके हालात का दुरुपयोग करते हैं। जब विदेशी श्रमिक दुबई और अन्य खाड़ी देशों में काम करने आते हैं तो वे सीधे काम पर नहीं आ सकते। वे एक प्रणाली के माध्यम से आते हैं जिसे कफाला प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से सरकार दुबई के नियोक्ताओं को अनुमति देती है कि वे अन्य देशों से श्रमिक ला सकते हैं। इस अनुमति के बाद नियोक्ता विदेशी श्रमिकों से टिकट के लिए पैसे मांगते हैं। वे उन्हें आश्रय और वेतन भी प्रदान करते हैं। इस कफाला प्रणाली के तहत जो विदेशी श्रमिक दुबई में आते हैं, उनका रोजगार और रहने का वीजा जुड़ा होता है। इसलिए एक तरह से सरकार की बजाय विदेशी श्रमिकों की कानूनी स्थिति एक निजी व्यक्ति के हाथ में होती है, यानी उनके नियोक्ता के हाथ में। और इस प्रणाली में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि नियोक्ता जो टिकट और अन्य चीजों को प्रायोजित करके श्रमिकों को लाते हैं, यदि उनका श्रमिक काम छोड़ना चाहता है तो उन्हें नियोक्ता से अनुमति की आवश्यकता होती है। एक विदेशी श्रमिक के लिए अनुमति के बिना नौकरी छोड़ना एक अपराध है। इसके लिए उसे सजा भी मिल सकती है। कफाला प्रणाली को पश्चिमी मीडिया में आधुनिक दास्ता के रूप में चित्रित किया गया है। इस प्रणाली में कभी-कभी नियोक्ता श्रमिकों के पासपोर्ट, वीजा और फोन अपने पास रख लेते हैं। ये श्रमिक भीड़भाड़ वाले डोम्स में रहते हैं। कुछ मामलों में उनके द्वारा अनुबंध अवैध तरीकों से साइन किए जाते हैं, क्योंकि वे अपनी स्थानीय भाषा नहीं समझते। कुछ मामलों में उनके पासपोर्ट अन्य नियोक्ताओं को बेच दिए जाते हैं। 2007 में मानवाधिकार निगरानी की एक रिपोर्ट आई, जिसने महिलाओं की वास्तविक स्थिति को उजागर किया, जिन्होंने दुर्व्यवहार का सामना किया। रिपोर्ट में कहा गया कि महिलाओं का उनके नियोक्ताओं द्वारा दुरुपयोग किया गया। उन्हें वेतन नहीं दिया गया। उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें दिन में 20 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें 4 घंटे से अधिक सोने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें छुट्टियां भी नहीं दी गईं। इसके अलावा कोई हेल्पलाइन नंबर भी नहीं था जहां वे इन सब की शिकायत कर सकें। जब इस पर इतनी आलोचना हुई तो यूएई ने 2017 में नए श्रमिक सुरक्षा कानून को लाया, जिसने चीजों को बहुत हद तक सुधार दिया। लेकिन जब दी गार्जियन की रिपोर्ट 2022 में आई तो उसने दुबई के खुलासे के बारे में बताया कि विदेशी श्रमिकों के पासपोर्ट छीन लिए गए थे और श्रम कानूनों का पालन नहीं किया गया था। इसके बाद फिर से सवाल उठने लगे। देखिए, यहां पुरुष नागरिकों के लिए नियम अच्छे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए नियम अभी भी बहुत सख्त हैं। 2018 में दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल की बेटी प्रिंसेस लतीफा दुबई से भाग गई और ओमान के माध्यम से गोवा पहुंच गई, और भारतीय तट रक्षक ने उसे पकड़ लिया। वहां उसने कहा कि वह अपने पिता से भागकर यहां आई है और उसे राजनीतिक आश्रय चाहिए, लेकिन भारतीय विशेष बलों ने उसे निजी जेट से दुबई वापस भेज दिया। बाद में 2021 में उसने गुप्त रूप से एक वीडियो बनाया जिसमें उसने रिकॉर्ड किया और कहा कि उसके पिता ने उसे दुबई में हिरासत में रखा है और उसकी जान को खतरा है। इसी तरह 2019 में प्रिंसेस हया बिंट अल हुसैन, दुबई के शासक की पत्नी, अपने 2 बच्चों के साथ इंग्लैंड चली गईं। उन्हें वहां आश्रय दिया गया। इसी प्रकार प्रिंसेस लतीफा की बहन शम्सा जुलाई 2000 में एक छुट्टी के दौरान लापता हो गई। वह लंदन में रहने लगी, लेकिन फिर उसे अपहरण कर निजी जेट से दुबई लाया गया और जून 2020 में यूके अदालत ने कहा कि उसका अपहरण उसके अपने पिता द्वारा किया गया था। तो दुबई एक आधुनिक शहर की तरह दिखता है, लेकिन अभी भी वहां रूढ़िवादी और आधिकारिक शासन है। दुबई ने कई मोर्चों पर प्रगति की है और कई मोर्चे अभी भी पिछड़े हुए हैं, लेकिन एक रेगिस्तान की भूमि को एक महानगर में बदलना एक चमत्कार से कम नहीं है।
Thank you for watching this video. Dubai's skyline, well, it's like no other. Over the past few decades, the city has undergone a massive transformation. From the world's tallest building, the Burj Khalifa, to the man-made islands like the Palm Jumeirah, construction in Dubai has been nothing short of phenomenal. And it's not just about luxury, it's also about creating a global hub for business and tourism. The construction boom has been driven by visionary leadership and a desire to push the boundaries of what's possible. One of the most attractive features of living and working in Dubai is its tax-free economy. Yeah, you heard that right. No personal income tax. This has made Dubai a magnet for expatriates and businesses from around the world. The city offers a highly competitive environment with numerous free zones that allow for full foreign ownership and zero taxes. This economic model has played a crucial role in Dubai's rapid growth and development. Now, let's talk about citizenship and residency rules. Dubai offers various types of visas, including employment, investor, and residency visas. However, obtaining citizenship is quite rare and typically reserved for exceptional cases. Most expatriates live in Dubai on long-term residency visas, which need to be renewed periodically. The government has also introduced the Golden Visa, which grants long-term residency to investors, entrepreneurs, and specialized talents. These rules are designed to attract and retain global talent while maintaining a balance with the local population. The kafala system in Dubai has been a topic of intense scrutiny. Many migrant workers come to Dubai with dreams of a better life, but often face harsh conditions. They are tied to their employers, unable to switch jobs or leave the country without permission. This dependency can lead to exploitation and abuse. Despite recent reforms, the system still raises significant human rights concerns. Human rights organizations have long criticized Dubai for its treatment of migrant workers and its restrictive laws. Issues such as freedom of speech, assembly, and the press are tightly controlled. Dissent is not tolerated, and those who speak out can face severe repercussions. The glittering facade of Dubai often hides these underlying issues, making it a complex and, at times, contradictory society. Women's rights in Dubai are another contentious issue. While the city portrays itself as modern and progressive, many women still face significant restrictions. High-profile escapes, such as those of Princess Latifa and Princess Haya, have brought international attention to these issues. Their stories highlight the struggles that some women face in seeking freedom and autonomy. Dubai's dual nature is evident in its rapid development and its traditional roots. On one hand, it is a global hub of business and tourism, boasting futuristic skyscrapers and luxury lifestyles. On the other hand, it maintains a conservative cultural framework that governs daily life. This juxtaposition creates a unique, dynamic, and often paradoxical environment that continues to fascinate and challenge those who live and visit here.